ज्ञान 2020 जो बुक है उसको, जिसमें टॉपिक है हमारा मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, जिसके हम कुछ सिस्टम्स के एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के जो बॉडी का जो तापमान है, अगर अपन सेल्सियस में बात करें तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फॉरेनहाइट में बात करें तो फॉरेनहाइट में होता है 90.86 डिग्री फॉरेनहाइट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है, मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? इस प्रश्न में यह बात पूछी है, कितना तापक्रम होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 92.8 डिग्री फॉरेनहाइट, 94.6 डिग्री फॉरेनहाइट, 96.4 डिग्री फॉरेनहाइट, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तो आंसर है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट आज मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन के स्केल में जो शरीर का जो तापमान है वो 310 डिग्री केल्विन होता है। तो आंसर करेक्ट है 2, याद रखें इस बात को, ठीक है। अगर आपको केल्विन में निकालना हो तो इस कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं शरीर का मानव शरीर का सामान्य तापमान जो सेल्सियस में वो 36 डिग्री यहाँ पर बताया गया है, और जो वैसे 37 होता है सेल्सियस में, और फॉरेनहाइट में जो है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। अगर अपन को केल्विन में निकालना हो तो ये फॉर्मूला अपन लगाते हैं, और इस सूत्र से जो है आंसर आता है 310 केल्विन जो है करेक्ट आंसर आता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, हमारा शरीर किस पीएच हमारा शरीर किस पीएच रेंज श्रेणी में काम करता है? कौन सी पीएच श्रेणी में काम करता है? तो याद रहे हमारा शरीर 7 जो पीएच है उससे ऊपर काम करता है, 7 से लेकर 7.8 जो पीएच है इस पर हमारा शरीर अच्छे से काम कर पाता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, आपका तंत्रिका तंत्र से अगला प्रश्न है, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है, अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर कौन सा सिस्टम जो है काम करता है? तो आंसर आपको याद रहे तंत्रिका तंत्र जो है आपका काम करता है जो है अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि मानव जो होता है उसके अंदर कितने मेरु तंत्र का युग्म पाए जाते हैं? तो याद रहे मानव के अंदर ये पूछ रहा है कि जो क्रेनियल नर्व जो होती हैं, मेरु तंत्रिकाएं जो होती हैं, उनकी संख्या यहाँ पर जो है पूछी गई है। तो आपने याद रखना है 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, 31 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर है 31। अगला प्रश्न है, हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी मूल इकाई होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा न्यूरॉन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आंसर नंबर 2 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को अपन कहकर जो है चलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो बोलकर चलते हैं, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है बोलकर चलते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? तो यहाँ पर जो सही क्रम है वो है नंबर 3, सही क्रम है नंबर 3, अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन और मांसपेशी, ये सही क्रम है। तो आंसर नंबर 3 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? रिफ्लेक्स जो होते हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, मेरुरज्जु जो होता है वो कंट्रोल करने का जो है काम करता है। तो आंसर 2 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मानव में ओपियोइड्स हमारे खाली जगह में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड ग्रंथियों में बंध जाते हैं। तो जो ओपियोइड्स जो होते हैं वो कहां पर बंध जाते हैं, कहां पर अटैच होते हैं? तो याद रखिएगा केंद्रीय तंत्र का तंत्र व जठरांत्र पथ दोनों में जो है बंध जाते हैं, यानी कि आपका जठरांत्र और केंद्रीय तंत्र का तंत्र बंध जाते हैं। आंसर 4 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, जब हम अपनी भुजा को सीधी करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है? जब अपन भुजा सीधी करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको त्रिशिर्ष पेशी सिकुड़ती है और द्विशिर्ष जो पेशी है वो सचल होती है। आंसर नंबर 4 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंकाल तंत्र से संबंधित बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहारा प्रदान करता है कहलाता है? तो आंसर करेक्ट है, वो कंकाल तंत्र कहलाता है। कंकाल तंत्र आपके शरीर को आंतरिक और बाहरी ढांचा फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड कराता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अपन को सुमेलित जो है करना है, सुमेलित करना है, मिलाना है अपन को, ये इसमें सही उनको मिलाना है। यहाँ पर लिखा है ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन जो है अपन बोलकर चलते हैं स्टर्नम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्टर्नम। हमारी छाती में चेस्ट में सामने की तरफ जो हड्डी होती है जिससे पसली आकर मिलती है, उस हड्डी को सामने की तरफ वाली हड्डी को अपन बोलकर चलते हैं स्टर्नम, यानी कि ब्रेस्ट बोन बोलकर चलते हैं। कॉलर बोन, क्लेविकल, आपके कंधे के सामने जो हड्डी जो होती है ये उस हड्डी को अपन बोलकर चलते हैं क्लेविकल, कॉलर बोन। नी कैप, पटेला, आपकी घुटने की जो हड्डी है उसको अपन पेटाला बोलकर चलते हैं। शोल्डर जो ब्लेड है, शोल्डर ब्लेड स्कैपुला को बोलकर चलते हैं।
इस तरह से यहाँ आंसर हुए 4 1 2 3, 4 1 2 3 जो है करेक्ट आंसर है। तो 4 1 2 3 यहाँ पर बताया गया आंसर नंबर 3 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, सुमेलित करना है जी, सुमेलित मिलाना है। सुमेलित करना है तो इनको हम मिलाएंगे कुछ इस प्रकार कि ह्यूमरस जो हड्डी है वो कहाँ की होती है, हाथ की होती है, 2। फीमर जो हड्डी है वो कहाँ की होती है, सर फीमर हड्डी आपके पैर की या टांग की हड्डी पर बलता कर चलता है, तो 3। अगला है पैराइटल बोन, पैराइटल बोन आपके सिर की हड्डी होती है, नंबर 4। स्टर्नम बोन आपकी छाती की बच्चे की हड्डी होती है, तो 1 2 3 4 1 इसका करेक्ट आंसर है। 2 3 4 1 2 3 4 1, तो आंसर नंबर 3 जो है यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कंकाली मांसपेशियों को क्या कहा जाता है, कंकाली मांसपेशियों को क्या कहा जाता है, तो कंकाली मांसपेशियों को क्या कहा जाता है, कंकाल की जो पेशी हैं यानी कि स्केलेटल जो मसल्स होती हैं उनके अंदर जो है सार्कोमियर पाया जाता है। सार्कोमियर से उनमें लाइनें दिखाई देती हैं, इसलिए जो स्केलेटल मसल्स होती है, कंकाली पेशी होती है, उनको लाइन दिखाई देती है, इसलिए उनको रेखित पेशी भी बोलकर चलते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कंकाल पेशी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, सार्कोमियर कहलाती है, सार्कोमियर। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, टूटी हड्डियों की सही स्थिति किससे ज्ञात होती है, टूटी हड्डियों की सही स्थिति ज्ञात होती है एक्सरे से, किससे ज्ञात होती है, एक्सरे से ज्ञात होती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, पैर में होती है, जांग वाली हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है, कान के अंदर, ईयर के अंदर पाई जाती है, और ईयर के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, जिनको मिस या फिर सिम के नाम से जो है याद करते हैं, किसके नाम से, मिस या सिम के नाम से याद करते हैं, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आपने याद रखना है कुल हड्डियों की संख्या मनुष्य के शरीर में 206 होती है। और हम यही बात करें बच्चों के अंदर, तो बच्चों के अंदर जो है 300 हड्डियां होती हैं टोटल जो है। अगला बात करें नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आंसर करेक्ट है, यहाँ पर दे रखा है 280, 280 जो है यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तो जो है यहाँ पर पीएसआई एग्जाम में 280 को सही माना था, वैसे 300 बाउंड होकर चलती हैं, मान कर चलते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो हमारे शरीर में टोटल मांसपेशियों की संख्या होती है 639। नेक्स्ट है कान की कितनी हड्डियां होती है, कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो याद रखें कान में 3 हड्डियां होती हैं, और तीनों के नाम मैंने आप, कान में टोटल, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, दूसरे कान में भी 3 हड्डियां होती हैं, टोटल मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं कान के अंदर, तो यहाँ पर आंसर है 6 हड्डियां होती है, तो आंसर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क से, मानव मस्तिष्क की विशेषता है, इनमें से मानव मस्तिष्क की विशेषता है ये 2 ध्रुवपालियां, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस कैलोसम, उपयुक्त सभी। इनमें से मानव मस्तिष्क की कौन सी विशेषता है, तो कॉर्पस कैलोसम मानव मस्तिष्क की विशेषता है। मानव मस्तिष्क में 2 जो है भाग होते हैं, वो आपस में कॉर्पस कैलोसम महासंयोजिका के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, या अपन बोल कर सकते हैं प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है, प्रमस्तिष्क, तो आंसर नंबर 2 जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है, प्रमस्तिष्क जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है, मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग कौन सा है, मतलब जो मेमोरी को रखता है वो भाग कौन सा है, तो याद रखें प्रमस्तिष्क जो है स्मृति से संबंधित भाग होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, सीधी रेखा में चलने और साइकिल चलाने जैसी गतिविधियों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर है सेरिबेलम के द्वारा, यानी कि अनुमस्तिष्क द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं, ब्रेन का कौन सा पार्ट इनको नियंत्रित करता है, तो यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो इस पार्ट को, इस जो है क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो मेडुला जो है इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनिच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आंसर है पहला मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना कुछ गतिविधियां जो मस्तिष्क के एक हिस्से के कारण संभव है, इस हिस्से का सही स्थान एवं नाम चुनिए। सही स्थान एवं नाम अपन को चुनना है। यहाँ पर जो है कुछ हिस्से दे रखे हैं और उनके यहाँ पर आगे नाम दे रखे हैं, तो इनमें सही स्थान और हमें जो है नाम इसमें चुनना है। तो आप याद रखें इसमें कौन सा जो है सही है, तो इसमें आंसर जो है जो वो सही है वो है चौथे नंबर का पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, इसमें जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मनुष्य मस्तिष्क में सीएसएफ की जो मात्रा है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ की जो मात्रा है वो कितनी होती है, तो आप याद रखें 150 ml, 150 ml, 150 ml सीएसएफ की मात्रा मानव के मस्तिष्क में होती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के
जो निलय हैं, वेंट्रिकल हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? ब्रेन में कितने वेंट्रिकल पाए जाते हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आंसर है 4 वेंट्रिकल होते हैं। कितने? 4। 4 वेंट्रिकल होते हैं, आंसर करेक्ट है तीसरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 2 तो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं जो मस्तिष्क के गोलार्ध और फोर ब्रेन में होता है। चौथा वेंट्रिकल पश्च मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? पश्च मस्तिष्क में होता है, याद रखें। और तीसरा निर्लय कहाँ होता है? फोर ब्रेन में होता है। वेंट्रिकल्स के बारे में पूछा है। भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? यानी कि इसमें ब्रेन के अंदर सेंटर पूछे गए हैं। भूख के, हंगर के और थर्स्ट के यानी कि प्यास के जो सेंटर है वो ब्रेन के कौन से भाग में होते हैं? तो याद रखें हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में जो है सेंटर होते हैं इनके, याद रखें। हाइपोथैलेमस में आप किस किस चीज के सेंटर होते हैं? भूख, पानी संतुलन तथा बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले सेंटर जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है रेटिना, रेटाइना अपवृद्धि है, रेटिना अपवृद्धि है, तो आंसर है अग्र मस्तिष्क पश्च की। यहाँ पर आंसर ये है, करेक्ट है, नंबर चौथा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम को दाएं तथा बाएं हिस्सों में पृथक करता है। सेरिब्रम को दाएं और बाएं हिस्से में कौन जो है पृथक करता है? तो आप सबको पता है यहाँ पर अनुदैर्ध्य विदर जो है वो 2 भागों में डिवाइड करता है, दाएं और बाएं भाग में सेरिब्रम को जो है डिवाइड करता है। यहाँ पर आंसर जो है करेक्ट है 4। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष से संबंधित। पहला प्रश्न है मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है प्रतिबिंब? पुतली पर, कॉर्निया पर, परितारिका आइरिस पर या रेटाइना पर? तो आंसर करेक्ट है रेटाइना पर। रेटाइना पर जो है प्रतिबिंब बनता है और वो भी कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ये भी प्रश्न एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर है दृष्टि पटल पर यानी कि रेटाइना पर मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनता है। तो आंसर 4 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, प्रकाश के लिए, लाइट के लिए जो सेंसिटिव जो परत होती है वो कौन सी होती है? तो इसमें आंसर है रेटाइना। रेटाइना सेंसिटिव होती है, तो यानी कि दृष्टि पटल जिसको बोलकर चलते हैं। अगला प्रश्न है मानव नेत्र का विभाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है कहलाता है। मतलब मानव नेत्र का विभाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है उस भाग को अपन क्या कर चलते हैं? उस भाग को कहते हैं अपन रेटाइना यानी कि दृष्टि पटल कहकर चलते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य मानव नेत्र में प्रकाश केंद्रित होता है, प्रकाश सेंट्रलाइज होता है किस पर? रेटाइना पर, दृष्टि पटल पर होता है। एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। मानव की जो पुतली है उसके साइज को नियंत्रित जो करता है, ऐसे पेशीय डायफ्राम को हम लोग क्या बोलकर चलते हैं? तो उसको बोलते हैं अपन आइरिस। कौन? आइरिस बोलकर चलते हैं, परितारिका बोलते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? तो याद रखें कॉर्निया का जो है ट्रांसप्लांटेशन होता है आई के अंदर। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दूरी दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी क्या है? सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मानव आंख का लेंस, जो मनुष्य जो होता है उसकी आंख का लेंस के बारे में इनमें से क्या बात सही लग रही है आपको? तो मानव आंख का लेंस उत्तल होता है, अवतल होता है, कभी उत्तल होता है, कभी अवतल होता है। इसकी प्रकृति व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है। तो आपको याद रहे लेंस कुछ ऐसे शेप का होता है, ऐसे शेप का, तो अपन इसको बोलकर चलते हैं उत्तल। कैसा होता है? उत्तल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब, मैंने अभी आपको बताया है जस्ट, जो प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है, रियल होता है, लेकिन कैसा होता है? उल्टा होता है। अगर यहाँ पर ये कोई पर्सन खड़ा है, ये इसका सिर है और ये इसके पैर है। यहाँ पर आपको यहाँ सामने की तरफ इधर मैंने बनाई, ये बनाई मैंने आई, क्या बनाई? आई बनाई, ये आई बनाई। तो इस पर जो यहाँ इस जगह ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। पैर तो हो जाएंगे यूं और सिर हो जाएगा यूं, ऐसा उल्टा जो है बनता है। तो इसको कहते हैं वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है? बहुत जी है, आपको याद रहे मैंने बताया लेंस कैसे होता है, ये शेप का होता है, ये शेप का, ये शेप का होता है, इस शेप का होता है। मतलब इधर से भी उथला हुआ है और इधर से भी उथला हुआ है, दोनों तरफ से उथला हुआ है, मतलब उत्तल है दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से उत्तल है तो उसको शब्द का मिलते हैं उभयो उत्तल। उभयो का मतलब है दोनों तरफ से और उत्तल का मतलब है उत्तल। उभयोत्तल होता है मानव की आंख का लेंस जो है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मानव नेत्र में
पाया जाता है कौन सा लेंस? तो याद रखिएगा दोनों तरफ से उत्तल लेंस होता है, दोनों तरफ से उत्तल होता है तो उसको बोलकर चलेंगे अपन अवयोत्तल या द्विउत्तल लेंस जो है बोलकर चलेंगे। अगला प्रश्न है मनुष्य की आंखों, मानव की जो आंख है, मनुष्य की आंखों की विभेदन जो क्षमता है वो कितनी होती है? मनुष्य की आंखों की विभेदन क्षमता है वो कितनी होती है? मतलब कितने दूर तक विभेदन मनुष्य की आंख कर सकती है? तो आपको याद रहे 0.1 मिमी, 0.1 मिमी विभेदन क्षमता होती है। बात करें नेक्स्ट अगला प्रश्न है व्यक्ति अपने नेत्र के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को देख सकता है, यह खाली जगह की सहायता से होता है। मतलब किसकी सहायता से होता है? तो यहाँ पर आंसर करेक्ट है सीलियरी मसल्स के द्वारा, सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है वह दृष्टि दोष जो आंख की कॉर्निया की वक्रता के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है, ऐसे दृष्टि दोष को हम क्या कहकर चलते हैं? तो आंसर करेक्ट है एस्टिग्मेटिज्म जो है कहकर चलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म कहकर चलते हैं। अगला प्रश्न है जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता है तो कौन सा दृष्टि दोष जो है देखने को मिलता है? तो याद रखें एस्टिग्मेटिज्म जो है देखने को मिलता है, एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता जो है देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति निम्नलिखित में से क्या नहीं कर पाता? निम्न में से क्या नहीं कर पाता? तो याद रखें दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति के लिए पॉसिबल जो है पॉसिबल नहीं होता कि वो साफ देख पाए। दूर की वस्तु को साफ देख पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति में। नंबर तीसरा आंसर सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दृष्टि दोषों के बारे में बताया गया, पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है मायोपिया किस दोष का नाम है? मायोपिया किस दोष का नाम है? तो आंसर करेक्ट है निकट दृष्टि दोष का। अगला प्रश्न है नेक्स्ट नेत्र के दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम निम्न लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। नेत्र के दूर दृष्टि वाले दोष को ठीक करने के लिए अपन उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती, वह निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो याद रखें वो बूढ़ी हो गई है तो जरा दूरदर्शिता से वो जो है पीड़ित है। अगला प्रश्न है बाईफोकल लेंस का उपयोग निम्न में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर करेक्ट है जरा दूर दृष्टि दोष को बुढ़ापे में काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है एक लड़के को जब वह कक्षा की आखिरी पंक्ति में बैठता है तो पढ़ने में कठिनाई होती है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसे दोष के उपाय के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो उस पर्सन को जो प्रॉब्लम वो है मायोपिया, और मायोपिया में अवतल लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है मायोपिया अवतल लेंस। अगला प्रश्न है एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ली जाती है, एक वृद्ध व्यक्ति के लिए यह दूरी बढ़कर 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी से पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है तो प्रतिबिंब धुंधला प्रतीत होता है, नेत्र का यह दृष्टि दोष कहलाता है, क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया या जरा दोष जो है बोलकर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? तो आप याद रखें द्विअवतल जो लेंस है उनका उपयोग किस दोष में किया जाता है? आप बताएं कौन सा आंसर करेक्ट होगा? अगला प्रश्न है नेक्स्ट परिसंचरण तंत्र से यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। याद रहे सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजनित रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में किनके द्वारा ले जाया जाता है? तो याद रखें धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है? तो इनमें से ऑक्सीजन वाला ब्लड किसके अंदर बहता है? सुपीरियर वेना कावा? नहीं, इसमें CO2 वाला। इंफीरियर वेना कावा? नहीं, इसमें CO2 वाला। कोरोनरी साइनस में ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है। और ये कहाँ होता है? ये हार्ट की ब्लड सप्लाई के लिए अलग से साइनस बनाया गया है, इसको कोरोनरी साइनस बोलते हैं। इनमें से ऑक्सीजन रक्त अच्छा कोरोनरी साइनस में तो जो है CO2 वाला ब्लड बहता है। कौन सा? CO2 वाला ब्लड बहता है। तो आंसर करेक्ट है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट संपूर्ण रुधिर है, पूरा रुधिर कब बनेगा? यानी कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है ये पूछना चाह रहा है। ये ब्लड के अंदर प्लाज्मा और कणिकाएं मिलकर पूरा ब्लड बनाती हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट सुमेलित करना है, मिलाना है जी। अब हम इनको मिलाते हैं, देखते हैं इनका सुमेल क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। देखो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC का काम रोगों से लड़ने का होता है, तो आंसर करेक्ट है यहाँ पर इसमें सी में चौथा। प्लेटलेट में है आंसर 3, क्या है? 3। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से आवंटित होकर इसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है हीमोग्लोबिन, तो इसमें है दूसरा। और रक्त प्लाज्मा में है पहला। ऐसे है पहला दूसरा चौथा तीसरा, पहला दूसरा चौथा तीसरा, तो ये जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है रक्त कोशिकाएं
जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य भारी पदार्थों से सुरक्षित करती हैं, तो वो होती है डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेताणु। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा के ग्लोबुलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? जो ग्लोबुलिन है वो किस चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो वो ग्लोबुलिन आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, रक्षा तंत्र के लिए, मतलब आपकी बॉडी को रक्षा करने का काम, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन। आपके ब्लड में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन नाम की प्रोटीन होती है, इनके अलग अलग जो है काम होते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? कौन सा भाग जो होता है जो विटामिन, शर्करा, खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? तो वो भाग होता है आपका प्लाज्मा। कौन सा होता है? प्लाज्मा पहुंचाता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल क्या होता है? औसत जीवन काल होता है, यहाँ अगर आप जाने तो 90 से 120 दिन होता है। कितना होता है? 90 से लेकर 120 दिन होता है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर 120 दिन ऑप्शन दे रखा, तो ये जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाएं कौन सी होती हैं? सबसे प्रचुर मात्रा में होती हैं आरबीसी, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट होती हैं, इरिथ्रोसाइट की संख्या होती है 45 लाख से 55 लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होती हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी की जो काउंट है वो 5000 से लेकर 11000 जो है देखने को मिलती है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी की बात करें, यही हम बात करें प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट आपको देखने को मिलेंगी करीब 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में जो है देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं की यानी कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी की तुलना में क्या होती है? कम होती है। आंसर करेक्ट है 3। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, श्वेताणु में केंद्रक रहित होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी, ये सही है क्या? वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लिया में नष्ट होती हैं, बात बिल्कुल सही है। बिम्बाणु, ये वाली बात ठीक है, बिम्बाणु का उत्पादन यकृत में होता है। बिम्बाणु का मतलब है आपकी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट का उत्पादन यकृत में होता है। लिख रहा है अकणी श्वेत कोशिकाएं हिस्टामिन, सेरोटोनिन एवं हेपेरिन का स्रावण करती हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बात आपको बतानी है। तो यहाँ पर श्वेताणु यानी कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बोल रहा है, गलत बात है, होता है डब्ल्यूबीसी में। बिम्बाणु का उत्पादन यकृत होता है, गलत बात है। ये कह रहा है कि अग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन जो है स्रावित करती हैं, गलत है। ग्रेनुलोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं यानी कि कणी श्वेत कोशिकाएं जो होती हैं वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन का स्रावण करती हैं, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है वृद्ध एवं क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लिया में नष्ट होती है, करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर 2 करेक्ट है। अगला है हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? तो पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, बोन मैरो में पाए जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, पिट्यूटरी में ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ। तो याद रखें मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, याद रखें आरबीसी के अंदर लाल रक्त कणिकाओं के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ण का हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाने का काम होता है, ये नहीं होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो आपने आंसर याद रखना है 13 से 18 ग्राम पर 100 मिली रक्त जो है नॉर्मल मात्रा होती है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है? गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन जो है देखने को मिलेगा 11 ग्राम पर डेसीलीटर जो है देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लौह इकट्ठा करने का मुख्य अंग, सर लौह इकट्ठा करने का मुख्य अंग होता है स्प्लीन यानी कि तिल्ली जिसको बोलकर चलते हैं, यानी कि पिलिया जिसको बोलकर चलते हैं, स्प्लीन बोलकर चलते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? डब्ल्यूबीसी में श्वेत रक्त कणिकाओं में असामान्य वृद्धि हो जाती है, तो उस कंडीशन को ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूक के शब्द व्हाइट के लिए काम में लिया जाता है, श्वेत के लिए काम में लिया जाता है, और आपके ब्लड में श्वेत जो होती है वो डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है। तो डब्ल्यूबीसी की बहुत ज्यादा असामान्य वृद्धि होती है किसमें? ल्यूकेमिया में, रक्त के कैंसर में। तो आंसर 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है यानी कि आपको इम्यूनिटी का संबंध इनमें से कौन सी कोशिका से है? तो यहाँ लिखा है लिम्फोसाइट से, नॉनोसाइट से, ये तो कोई होती नहीं है, लाल रुधिर कणिका से, आरबीसी से नहीं, थ्रोम्बोसाइट से नहीं, तो आंसर करेक्ट है लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इस तरह से जो है टाइप होते हैं, ठीक है। ये अग्रेनुलोसाइट का टाइप होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, रक्त बिंबाणु के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें। डब्ल्यूबीसी के बारे में इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है? उनमें कोई केंद्रक नहीं होता है,
वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े हैं, इनमें लाल रंग का वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, वे रक्त के थक्के बनाने में भाग लेते हैं। बताओ इनमें उपयुक्त कथन का चयन डब्ल्यूबीसी के लिए करना है। उनमें केंद्रक नहीं होता है, वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं। और अगला पांचवा भी है, वे प्रतिजन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा करते हैं। तो इनमें इन सारी बातों में से कौन सी बात बिल्कुल सही है आपको ये बतानी है। आपके पास सामने ऑप्शन है, तो उनमें केंद्रक नहीं होता है, चलो ये बात मैंने मान ली बिल्कुल सही। ठीक है, वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं, मैंने मान ली ये बात भी सही है। लेकिन इनमें लाल रंग का वर्णक होता है, गलत, ये तो आरबीसी में होता है। वे रक्त के थक्के बनाने में भाग लेते हैं, सही है, बिल्कुल ये भी सही है। वे प्रतिजन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा करते हैं, नहीं, ये डब्ल्यूबीसी का काम है। तो इसमें 3 और 5 नहीं है, इसमें पूछा कौन सा कथन सही है। 1 2 4 1 2 4 है यहाँ पर, चौथे ऑप्शन में 1 2 4 है, तो करेक्ट आंसर है आपका चौथा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेताणु सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है श्वेताणु के अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर, ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर जो सेम है, बीन्स है, उसकी आकृति का बड़ा केंद्रक होता है और वो भक्षणकारी होते हैं। और ऐसी डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलकर चलते हैं। तो यहाँ पर उसने डब्ल्यूबीसी का टाइप पूछा है, ऐसी डब्ल्यूबीसी का टाइप पूछा है, तो आंसर यहाँ पर आप बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऐसी डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलकर चलेंगे, ऐसी डब्ल्यूबीसी को बोलकर चलेंगे अपन जो है मोनोसाइट। क्या बोलेंगे, मोनोसाइट। मोनोसाइट में जो है सेम के बीच के आकार का जो है केंद्रक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी रक्त कोशिका जो थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यहाँ पर प्लेटेड थ्रोम्बोसाइट निभाती है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है, खून का कार्य कौन सा नहीं, इनमें से भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न कराना गलत है। ठीक है, वातावरण और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विनिमय बिल्कुल सही है। ठीक है, हार्मोनों का परिवहन बिल्कुल सही है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, ये वाला। अगला प्रश्न नेक्स्ट, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचारी तंत्र जो है उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण खाली जगह के आधार पर किया जाता है। ब्लड ग्रुप का जो वर्गीकरण है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है। तो आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाया जाता है और आपके ब्लड के प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी पाई जाती है, उसके होने और ना होने के आधार पर ब्लड ग्रुप्स का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एबीओ और आरएच रक्त समूह के लिए एंटीजन खाली जगह भी मौजूद होते हैं। ये कह रहा है कहां पर होते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, मानव एबी और रुधिर वर्गों के कितने जीन प्रारूप होते हैं। रुधिर वर्गों के जीन प्रारूप होते हैं कितने, 6, जीनोटाइप 6 हैं। ठीक है, यहाँ पर बताए गए हैं जीनोटाइप ए, एओ, बीबी, बीओ, एबी और ओओ। अगला प्रश्न है, एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण है। एबीओ रक्त समूह यहाँ पर उदाहरण है बहु एलील और सह प्रभाविता का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मानव समष्टि में रुधिर समूह का एक उदाहरण है सह प्रभाविता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की व्याख्या की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, आरएच कारक संबंधित है, आरएच कारक संबंधित है आपके रक्त से। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि खाली जगह की सतह पर होता है, आरबीसी की सतह पर होता है, लाल रुधिर कणिका की सतह पर होता है। अगला प्रश्न है, आरएच कारक की खोज किसने की थी। तो आरएच कारक की खोज कोई की थी, लैंडस्टीनर एवं बिनर ने की थी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, वैज्ञानिक जनों ने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया था। तो विभिन्न वर्गों में ब्लड को जिसने वर्गीकृत किया था वो था जीन बैप्टिस्टे। कौन था, जीन बैप्टिस्टे। रुधिर को वर्गों में वर्गीकृत किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथनों में सही कथन है, इन कथनों में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ब्लड रक्त आधार आधान एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों तथा रक्त को संचारित किया जाता है। पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। तो इनमें कौन सा आंसर करेक्ट है, याद रखें, पहला वाला कथन तो सही है लेकिन ये वाला कथन मुझे सही नहीं लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आंसर नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर है। कथन एक सत्य है किंतु कथन 2 जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है। मतलब कोई ब्लड देना चाह रहा है तो ऐसी कंडीशन में कौन से ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वभौमिक दाता होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो जो है वो यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। अब चाहे तो आप ये टेबल देख सकते हैं, इस टेबल के माध्यम से आप जान सकते हैं कौन से ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, प्रतिजन होता है, कौन सी एंटीबॉडीज होती है, प्रतिरक्षी होती है, और कौन जो है रक्तदाता समूह है, किसको सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं और किसको सार्वत्रिक दाता जो है बोलकर चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें रखा है कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है,
ओ पॉजिटिव है और सबसे कम पाया जाने वाला ए बी नेगेटिव है। अब लिख रहा है कौन सा रक्त का प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है, तो ओ नेगेटिव होता है। आपने पहले पढ़ लिया है, ओ नेगेटिव होता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए। पत्नी का ओ है, भाई का ए बी है, पुत्र का ए है और पुत्री का ओ है। तो इनमें से कौन से संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं, तो आंसर इसमें करेक्ट है आपका पत्नी कर सकती है, पुत्र कर सकता है और पुत्री कर सकती है। ये जो है उसको ब्लड दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है जो सबसे ले सकता है, तो करेक्ट आंसर है ए बी पॉजिटिव। क्या है? ए बी पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए? कौन सा रुधिर संचरण किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए, तो आंसर 2 जो है करेक्ट है। बी ग्रुप से ए ग्रुप को ब्लड जो है नहीं देना चाहिए। बी ग्रुप से ए बी ग्रुप को दे सकते हैं, ओ ग्रुप से बी ग्रुप को दे सकते हैं, ए ग्रुप से ए बी ग्रुप को दे सकते हैं, लेकिन बी ग्रुप से ए को नहीं दे सकते। इसमें असंगत का चयन करना है। यहाँ पर दिए गए हैं डीपीटी का जो टीका होता है, डीपीटी एक टीका है, डॉट्स क्षय रोग से संबंधित है, टीबी संबंधित है, एबी पॉजिटिव सर्वदाता होता है, नहीं, एड्रिनलिन हार्मोन होता है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। तो आंसर 3 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है, बी वाला बंदा है वो किसको रक्तदान कर सकता है, तो याद रखें बी वाला बी को कर सकता है, इसके अलावा ए बी वाले को कर सकता है। किसको कर सकता है? ए बी वाले को। तो यहाँ पर बी और ए बी वाले को कर सकता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह दुर्लभ यानी कि सबसे कम पाया जाता है, तो सबसे कम पाया जाता है आप जाने ए बी नेगेटिव। कौन सा? ए बी नेगेटिव। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, कौन सा रुधिर वाला व्यक्ति है जो सभी से ब्लड ले सकता है, जबकि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है जो सभी को रक्त दे सकता है? यहाँ ये बताना है सबसे ब्लड ले सकता है और सबको ब्लड दे सकता है, उसका जो है आपको ग्रुप बताना है। तो आप याद रखें ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सबसे ब्लड ले सकता है और ओ नेगेटिव जो है, ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है, ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ए बी के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी इनमें से कौन सी होती है, तो याद रखें जो ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें ना तो एंटी ए एंटीबॉडी होती है और ना ही एंटी बी एंटीबॉडी होती है, मतलब ना तो ए ही एंटीबॉडी होती है ना ही बी एंटीबॉडी होती है। तो करेक्ट आंसर है चौथा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, किस रुधिर समूह की लाल रक्त कोशिकाओं में ए तथा बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं? ए और दी बी एंटीबॉडी किसके अंदर पाई जाती है, तो आंसर करेक्ट है ए बी के अंदर। किसके अंदर? ए बी के अंदर, सॉरी एंटीजन पाया जाता है ए बी और एंटीबॉडी इनके अंदर कोई सी नहीं होती है। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट, सुमेलित करो भैया, मिलाओ इनको। ये कह रहा है कि ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसके अंदर एंटी ए होता है, बी के अंदर एंटी ए बी होता है, ए बी के अंदर एंटी बी लिख रहा है, ओ के आगे नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ये मिलाना है, मिलाना है तो आप कैसे मिलाएंगे? ए जो है, ए के अंदर एंटी ए यानी कि 3 नंबर आंसर करेक्ट है। यहाँ पर बी के लिए जो है करेक्ट है ए, बी के लिए ए, यानी कि इसमें एंटी का मतलब है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बताई गई है। जो ए जो होता है उसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडी होती है, बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडी होती है, मतलब नंबर 1 3 1, ठीक है। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, निल होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीजन जरूर होता है। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट है इसमें 4। जो ओ जो होता है ओ के अंदर जो है एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी होती है, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी होती है, लेकिन इसमें एंटीजन कोई भी नहीं होता है। तो आंसर इसमें है ये 2 वाला, 3 1 4 2 आंसर नंबर चौथे के अंदर है। तो यहाँ पर चौथा नंबर का आंसर जो है करेक्ट है। एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी प्रतिरक्षी है किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है? कौन सी प्रतिरक्षी है? बी, बी एंटीबॉडी है, बी नाम की एंटीबॉडी है, मतलब बी नाम के एंटीजन को मारती होगी, बी नाम के एंटीजन को मारती होगी, वो किससे ब्लड ले सकता है? तो जिनके अंदर बी नाम का एंटीजन होता होगा उनको ये मार सकती है बी नाम की एंटीबॉडी। और बी नाम का एंटीजन कौन से ब्लड ग्रुप में होता है, तो याद रखें ए, और ये कह रहा है एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी प्रतिरक्षी है किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है, किससे ये ब्लड ले सकता है? तो केवल ए और ओ से ले सकता है। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रम से कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? तो याद रखें इसके अंदर आंसर करेक्ट है ए और बी और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं, प्रतिजन एंटीजन होता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे रक्त जो है कौन सा खून दिया जाना चाहिए?
ओ और वो भी RS नेगेटिव दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? तो ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को 35 से लेकर 45 दिन तक संग्रहित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस परिस्थिति में एंटीजन एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया होगी? कौन सी कंडीशन में एंटीजन एंटीबॉडी की प्रक्रिया होगी? तो आंसर इसके अंदर बताना है। तो आप याद रखें कौन सी कंडीशन में होगी। ये पहला करा, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है उसे ए रक्त समूह दिया जाए, नहीं नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कह रहा है किस परिस्थिति में रिएक्शन होगी, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी, तो पहले वाले में नहीं होगी। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है उसे बी रक्त समूह दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है उसे ओ रक्त दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ओ है उसे ए दिया जाए तो ये वाला आंसर करेक्ट है। यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो जाएगी, आंसर 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन एक सुमेलित है? इनमें सुमेलित बताना भैया। कोरोनरी अटैक, संवहनी विस्फोरण, एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों में अवरोध, हाइपरटेंशन निम्न रक्तचाप, हाइपोटेंशन हृदयघात। तो इसके अंदर आपको जो है क्या बताना है, सुमेलित करना है, इनमें से कौन सा जो है बिल्कुल सही है ये बताना है। तो हाइपरटेंशन का मतलब तो बीपी हाई होता है, निम्न रक्तचाप नहीं होता। हाइपोटेंशन का मतलब हृदयघात, तो हार्ट अटैक थोड़ी होता है, गलत बात है। कोरोनरी अटैक, संवहनी ये भी गलत है, आंसर करेक्ट है ये वाला, ये सुमेलित है। एथेरोस्क्लेरोसिस में आर्टरी में जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बहुत ज्यादा, धमनियों में अवरोध बन जाता है, ब्लॉकेज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, कोलेस्ट्रॉल का सामान्य लेवल कितना होता है? 180 से लेकर 200 मिलीग्राम परसेंट होता है कोलेस्ट्रॉल का स्तर। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा देता है जिसके कारण उसे ऐंठन मिर्गी बेहोशी हो जाती है, अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण है रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, रक्त में ग्लूकोज के स्तर सामान्य बनाए रखने में कौन भूमिका निभाता है? ग्लूकोज के सामान्य स्तर को बनाए रखने में ग्लूकागोन जो है अपनी भूमिका निभाता है। ग्लूकागोन हार्मोन होता है जो आपकी पैनक्रियाज जो होती है, एंडोक्राइन पैनक्रियाज वहां से निकलता है, एंडोक्राइन पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, ग्लूकागोन निकलता है, सोमेटोस्टेटिन निकलता है, ये जो है हार्मोन जो है निकलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पुरुष अथवा स्त्री के द्वारा रक्तदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां सही हैं? इनमें से अपन को कौन स्थितियां बतानी है? ब्लड किसी को डोनेट करना है, खून का दान करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी बातें सही है? उस व्यक्ति का वजन 45 किलो से अधिक होना चाहिए, सही बात है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उनके रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर 8 से 12 के बीच होना चाहिए है। उस व्यक्ति ने पिछले 2 वर्षों तक से रक्तदान नहीं किया होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर केवल ए और बी जो है बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल गलत है और ये वाला भी बिल्कुल जो है गलत है। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट होना चाहिए ए और बी जो है बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, यदि दो अलग समूह के रक्तों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या हो सकता है? आपस तो एग्लूटिनेशन नाम की रिएक्शन होगी, एग्लूटिनेशन नाम की रिएक्शन होगी। अगला प्रश्न है नेक्स्ट है, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक एंटीकोगुलेंट जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है वो कौन सा होता है? तो याद रखें हेपेरिन। हेपेरिन एक जो है नेचुरल प्राकृतिक रक्त प्रतिस्पंदन कारक होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। तो आंसर जो है पहला करेक्ट है हेपेरिन। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक क्षतिग्रस्त रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है? क्षतिग्रस्त रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है तो क्या होता है ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में आप याद रखें, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तुम मौतों के लिए लहूलुहान हो जाओगे, नहीं गलत है। त्वचा की सतह पर एक पपड़ी बन जाएगी, गलत है। प्लेटलेट कट के किनारों और एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक प्लग बनाता है, गलत है। ये थक्के से पूरे ऊतकों में रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है, जो है करेक्ट आंसर है चौथा। आंसर नंबर नेक्स्ट अगला है, मानव का सामान्य रक्तदाब बीपी पूछ रहा है, नॉर्मल बीपी कितना होता है? तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। तो आंसर पहला करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? वयस्क मनुष्य में रक्तचाप होता है 120/80। 120 क्या होता है? 120 क्या होता है समझे, ऐसे लिखते हैं अपन, नॉर्मल बीपी को ऐसे लिखते हैं। 120 वो दाब है ब्लड का जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को अपन सिस्टोल या प्रकुंचन बोलकर चलते हैं। और ये 80 जो है, 80 जो है, ये तब का खून का दाब है आर्टरी की दीवार पर जब आपका हार्ट फैल रहा हो, रिलैक्स कर रहा हो, और रिलैक्स करने को डायस्टोल या अनुशीतलन बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ये वाला, क्योंकि प्रकुंचन दाब 120 और अनुशीतलन दाब 80, तो करेक्ट आंसर है 120/80। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, स्फिग्नोमेनोमीटर एक उपकरण है जो मापने के काम आता है। तो याद रखें रक्तदाब बीपी मापने के काम में आता है।
अगला प्रश्न है रक्तचाप मापन के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बीपी मापने के लिए जो यूज लिया जाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अपन क्या बोलकर चलते हैं? याद रखें, स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर जो है बोलकर चलते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस रोग होता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस रोग जो है किस वजह से होता है? पति के RH पॉजिटिव तथा पत्नी के RH पॉजिटिव होने की वजह से, पति के RH नेगेटिव पत्नी के RH नेगेटिव होने की वजह से, पति के RH नेगेटिव पत्नी के RH पॉजिटिव होने की वजह से, पति के RH पॉजिटिव और पत्नी के RH नेगेटिव होने की वजह से। तो आंसर करेक्ट है इसमें। पति अगर पॉजिटिव है और यानी कि कहने का मतलब किसी बच्चे के पिताजी अगर पॉजिटिव है और माँ अगर नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति में कंडीशन देखने को मिलेगी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्या देखने को मिलेगी? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। पहली प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी जब होगी तो कंडीशन देखने को मिलेगी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, यानी कि ऐसा बच्चा पैदा होगा या वैसा बच्चा जो है ग्रो करेगा जिसके अंदर आरबीसी जो है इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज पर आकर रुक जाएंगी और ऐसी आरबीसी को अपन इमेच्योर आरबीसी बोलते हैं और ऐसा बच्चा जल्दी से मर जाएगा या अबॉर्शन कंडीशन हो जाएगी ऐसी कंडीशन में अगर बच्चा मां के गर्भ के अंदर है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, यदि पिता RH सहित व माता RH नेगेटिव, यदि पिता RH सहित व माता RH हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है। तो याद रखें ऐसी रोगोम जो है एंटीबॉडी दी जाती है, रोगेम का इंजेक्शन और एंटी डी इंजेक्शन बोलते हैं। वैसे इसको क्या बोलते हैं? एंटी डी इंजेक्शन, यानी कि इरिथ्रोब्लास्ट RH इनकम्पैटिबिलिटी डिसऑर्डर ना हो उसको रोकने के लिए एंटी डी का इंजेक्शन दिया जाता है और यहाँ पर इसमें आए और रोगाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोगेम भी बोलकर सकते हैं, रोगेम एंटीबॉडी दी जाती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस एक रोग है जिसमें RH कारक के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर के कारण दूसरे बच्चे की मृत्यु होती है। मैंने बताया है दूसरे बच्चे की मृत्यु होती है, पहला वाला नहीं मरता है। पहला वाला तो आसानी से जन्म ले लेता है, लेकिन दूसरा वाला बच्चा जो है मर जाता है। अगला प्रश्न है माता गर्भवत शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है एवं उसका गर्भवत शिशु है। यहाँ पर आंसर करेक्ट है पहला, RH हीन और RH सहित। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, RH असंगतता एक अवस्था है जो विकसित होती है। RH जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो एक स्टेट है जो डेवलप होती है किसकी वजह से? तो आपको बताया है RH इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है कब? जब बच्चे की माँ तो हो RH जो है नेगेटिव और पिताजी हो RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव हो मम्मी और पिताजी हो जो है RH पॉजिटिव। ऐसी स्थिति में RH इनकम्पैटिबिलिटी जो है देखने को मिलती है, असंगतता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, RH रोग के क्या कारण है? याद रखें तीव्र गति, जब RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी होता है? याद रखें मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो मां के दूध के अंदर एंटीबॉडी होता है IgA। एंटीबॉडी के अलग अलग प्रकार होते हैं, कौन कौन से? यहाँ पर एंटीबॉडी के अलग अलग प्रकार होते हैं GAMDE। गमदे, इसको गमदे से याद करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जो अपन को प्राप्त होता है ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है ये अपन को प्राप्त होता है प्लेसेंटा से। किससे? प्लेसेंटा से। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होता है ये मां के मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्न में से कौन रुधिर वर्ग वंशागति का अनुप्रयोग नहीं है? वंशागति का अनुप्रयोग इनमें से कौन सा रुधिर वर्ग नहीं है? तो आंसर नंबर 4 HIV-1 और HIV-2 का संक्रमण का उपचार। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया होता है, आयरन की कमी से रक्त क्षीणता होती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं, आरबीसी की कमी को, शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए तो उसको अपन क्या बोलकर चलते हैं? तो आरबीसी की कमी को अपन क्या बोलकर चलते हैं? तो आरबीसी की कमी को बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलकर चलते हैं। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन पाया जाता है Fe रूप में, जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है। मनुष्य में एनीमिया का मुख्य कारण है, एनीमिया का मुख्य कारण मनुष्य में है आयरन की कमी। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किशोरियों में सबसे आम देखे जाने वाला पोषण संबंधी विकार है, तो पोषण संबंधी जो विकार होता है वो होता है एनीमिया, यानी कि रक्त अल्पता जो है मोस्टली देखा जाता है विकार। एनीमिया इसमें लिख रहा है रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए कौन सी विटामिन दी जाती है, यानी कि एनीमिया में कौन सी विटामिन दी जानी चाहिए? एनीमिया में दी जानी चाहिए फॉलिक एसिड और विटामिन B12। फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी की वजह से एनीमिया होता है, याद रखें इस बात को, क्योंकि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 आरबीसी के साइज को कंट्रोल करने का काम करते हैं और इनकी जब कमी हो जाती है तो बड़ी बड़ी आरबीसी और बड़ी आरबीसी बनती हैं और ऐसी आरबीसी को मैक्रोसाइट बोलते हैं। और ऐसी आरबीसी जो नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ी होती है वो हमारे लिए इतने काम की नहीं होती है जितनी नॉर्मल साइज की आरबीसी होती है। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न नेक्स्ट, निम्न में से कौन ऑक्सीजनी रक्त का वहन करता है? मतलब O2 वाला, ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन सी नली इनमें से लेकर जाती है? तो यहाँ लिख रहा है पल्मोनरी धमनी, बिल्कुल सही है। पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाती है। पल्मोनरी सिरा जो होती है
वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर नहीं जाती हैं। सिस्टमिक जो वेन है वो भी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर नहीं आती हैं। सिस्टमिक धमनी जो होती हैं वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट है, आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 4। तो आंसर नंबर सॉरी, ये कह रहा है ऑक्सीजन नहीं, रक्त, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो इनमें से कौन लेकर जाता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं होता है, CO2 वाला ब्लड होता है। और पल्मोनरी सिरा जो होती है, पल्मोनरी वेन जो होती है वो लंग्स से आती है, तो इनमें कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट है 2 और 4, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, समझने में मिस्टेक हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का रक्त आदान में स्कंदन रोधी की तरह उपयोग किया जाता है। याद रखें, स्कंदन रोधी के रूप में काम लिया जाता है, तो याद रखें सोडियम सिट्रेट, ब्लड का थक्का ना जमे तो इसके लिए उपयोग किया जाता है, सोडियम सिट्रेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है। ऑक्सीजन की कमी करवा देता है धूम्रपान, हृदय गति बढ़ाकर, गलत, बिल्कुल गलत है। शरीर में निकोटीन का स्तर बढ़ाकर, हिमबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाकर, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर, धूम्रपान करने से, स्मोकिंग करने से रक्त में सीओ की, ब्लड में सीओ की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, सीओ की मात्रा बढ़ती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, रक्त वाहिकाओं के संकुचन एवं प्रसार का कारण है, यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है, खून की नली है, वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। किसके कारण सिकुड़ती फैलती हैं, तो याद रहे उनकी दीवारों में चिकनी पेशियां होती है, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। कौन सी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, चिकनी मांसपेशियां होती हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, हृदय की पेशियां हैं, आपका जो हृदय है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप धड़कता है। जब हृदय की बीच वाली लेयर, मायोकार्डियम जिसको बोलते हैं, उसमें पाई जाने वाली मांसपेशियों को देखा गया तो उनमें रेखाएं देखने को मिली, रेखाएं देखने को मिली, तो हृदय की मांसपेशियों को हमने बोला स्ट्राइएटेड मसल्स। क्या बोला, स्ट्राइएटेड मतलब रेखित पेशी बोला। और आपका हृदय, आपका मन करता है कि भैया हृदय को बोल देते हैं अपने हार्ट को, क्या आप अपने हार्ट को धड़कने से रोक सकते हो, कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है और आप अपने दिल को बोल देते हो भाई तू धड़कना बंद कर दे, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं होता है। इसका मतलब है आपकी हृदय की पेशियों पर कंट्रोल नहीं है, और जिन पर कंट्रोल नहीं है ऐसी पेशी कहलाती है अनैच्छिक, जिन पर कंट्रोल होता है वो ऐच्छिक कहलाती है, जिन पर कंट्रोल नहीं होता उनको बोलते हैं अनैच्छिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, हृदय की पेशी अनैच्छिक और रेखित होती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है। तो याद रखें आउटा, यानी कि महाधमनी। महाधमनी, हार्ट के टोटल 4 चैम्बर होते हैं, ये 4 चैम्बर हैं। ये ऊपर वाले दोनों जो होते हैं इनको आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले दोनों होते हैं इनको अनिलय बोलते हैं। ये राइट साइड के आलिंद है और ये लेफ्ट साइड का आलिंद है। ये राइट साइड का निलय है और ये लेफ्ट साइड का जो है निलय है। राइट और आलिंद को एट्रियम और निलय को वेंट्रिकल बोलकर चलते हैं। याद रहे, इस वाले हिस्से से, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, एलवी बोलते हैं, इससे एक धमनी निकलती है बड़ी, जिस आर्टरी निकलती है उसको अपन महाधमनी या बोलकर चलते हैं आउटा। क्या बोलते हैं, आउटा जो है बोलकर चलते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिका, रुधिर वाहिका को कहा जाता है। फेफड़े से हृदय के लिए, आपके आपके फेफड़ों से आपके दिल के लिए जो रक्त ले जाती है उन रुधिर वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। आपके फेफड़े से हृदय के लिए रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिकाओं को कहा जाता है पल्मोनरी वेन। क्या कहा जाता है, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिराएं बोलकर चलेंगे। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट है फुफ्फुसीय सिरा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मानव हृदय की एक द्विवृत्तीय झिल्ली में बैग द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं, इसमें देखो आपका जो हार्ट जो होता है ना, हार्ट के चारों, हार्ट की जो दीवार है वो 3 परतों से मिलकर बनी है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है वो अपने आप में 2 परतों से मिलकर बनी होती है। इसने यही पूछा है, मानव हृदय एक द्विवृत्तीय झिल्ली में बैग के द्वारा चारों ओर से ढकी होती है जिसे कहते हैं अपन पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, हृदय में थैबेसियस वाल्व पाया जाता है। थैबेसियस वाल्व कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जहां पर आपकी जो बैना कावा खुलती है उस जगह पाया जाता है। और बैना कावा आपकी खुलती है कहां पर, राइट एट्रियम में, यानी कि दाएं आलिंद में खुलती है। हर्ट के, मैंने ये हर्ट बनाया, हर्ट के चैम्बर बनाए 4, इस वाले चैम्बर में जो है एक नली नीचे से आती है, एक नली ऊपर से आती है। ऊपर वाली नली को इंफीरियर वेना कावा, सॉरी ऊपर वाली नली को सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाली को इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। और इनकी ओपनिंग पर जो वॉल्व पाए जाते हैं उसको थैबेसियस वाल्व जो है बोलकर चलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है थैबेसियस वाल्व, कहाँ होते हैं ये आपको इसमें पता लग जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, धड़कन का मतलब है, धड़कन का मतलब क्या होता है, धड़कन का मतलब है कि आपका हार्ट सिकुड़ता है और एक बार फैलता है, इसको हार्ट बीट या हृदय की धड़कन बोलते हैं, हृदय का धड़कना कहते हैं। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पर जो है 4, हृदय का संकुचन और शांति काल जो है वो कहलाता है हृदय की धड़कन। अगला है, मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है, धड़कता है आपका हार्ट कितनी बार धड़कता है, तो आपका हार्ट जिनके लिए भी धड़कता है वो 72 बार धड़कता है, 72 टाइम धड़कता है 1 मिनट के अंदर।
और 1 मिनट में हृदय की धड़कन को अपन हार्ट रेट बोलकर चलते हैं, हृदय दर बोलकर चलते हैं, याद रखें, एचआर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? हार्ट और उससे संबंधित उसकी उसकी बीमारियों के अध्ययन को से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, आपका जो है हार्ट है, उसकी धड़कन को कंट्रोल करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है, सॉरी, कंट्रोल करने वाला जो उपकरण जो होता है, उसको अपन बोलकर चलते हैं जो है पेसमेकर। क्या बोलकर चलते हैं? पेसमेकर बोलते हैं। पेसमेकर आपके हार्ट में पहले से भी पाया जाता है, जिसको अपन कंडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, ऐसे नोड, एबी नोड बोलकर चलते हैं, तो ऐसे नोड बोलते हैं, ऐसे नोड होता है, ठीक है। और बाहर से अपन बैटरी लगाते हैं, वो भी एक कृत्रिम पेसमेकर होता है, जब आपका हार्ट में कंडक्टिव सिस्टम में दिक्कत आती है तो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो मस्तिष्क का भाग नहीं है ट्रेबिकुलाई कार्ने, मस्तिष्क भाग नहीं है। मोनर ऑफ फोरामन होता है, पोन्स बरोली होता है, और वेंट्रिकल भी होता है, तो पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अगला है नेक्स्ट, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो सीएन बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था? सीएन बर्नार्ड ने किया था। अगला ये हुआ आपके जो है संचरण तंत्र, हृदय हृदय ब्लड ब्लड वेसल्स, खून, रक्त वाहिका से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा आंख, नेत्र से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा यहाँ हमने प्रश्न देखे आपके तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से संबंधित, तंत्रिकाओं से संबंधित हमने यहाँ पर प्रश्न जो है देखे हैं। ये मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।